हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके। और आज का ये क्लास नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 क्लास करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं उन्हें अवश्य देखना है। और जो हमारा ट्रिपल सी का न्यू बैच है जनवरी 2026 से एग्ज़ाम के लिए, आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। ट्रिपल सी J26 कूपन लगा लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और इसमें क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है, शाम 5 बजे लाइव, सुबह 7 बजे रिकॉर्डेड क्लास होती है। कंप्लीट बैच है विद ई बुक, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। सेम बैच दिसंबर एग्जाम के लिए है, तो जिनका दिसंबर में है आप इस बैच को ले सकते हैं। और इसमें जितने भी क्लास करवा दी हैं सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। कूपन कोड लगाकर आप इसमें भी डिस्काउंट ले सकते हैं। ई बुक आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी। दो ई बुक यहाँ पर आपको दी जाएंगी, एक चैप्टर वाइज, एक आपकी मास्टर ई बुक। तो दो ई बुक इस बैच में है। टेस्ट सीरीज इस बैच के अंदर आपको मिल जाएंगी, और सारे लेक्चर भी आप यहाँ पर थ्योरी और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार बैच है। कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आपको अवश्य बैच में ज्वाइन होना है। ठीक है। कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? ट्रिपल सी वाईफाई स्ट्रीम मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से फिर आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी देखिए, एक जो हमने न्यू ई बुक तैयार की है आप सबके लिए। अगर आपको ई बुक की आवश्यकता है, केवल ई बुक से पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये सबसे शानदार ई बुक आपके लिए बनी है। और आप ये प्रिंटेबल फॉर्म में है, यानी आप चाहो तो इससे प्रिंट भी करवा सकते हो। बुक के फॉर्म में हमने सेम बना दी है, तो ये आप ले सकते हैं। ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर एक ई बुक का सेक्शन दिया है। ई बुक वाले सेक्शन में जाकर आप इस ई बुक को ले सकते हैं। चलिए भाई, पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। और क्या पूछा है कि फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था। ये सवाल आपसे पेपर में काफ़ी पूछता है कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था। ठीक है। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था, तो इसका जवाब क्या होगा? जब भी आपसे पूछेगा कि दुनिया का पहला नेटवर्क बताओ, ठीक है, तो क्या आंसर दोगे? बताओ, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? तो आंसर होगा अर्पा नेट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्पा नेट। ये दुनिया का पहला नेटवर्क था। इसका मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देखिए अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में डिफेंस डिपार्टमेंट में, यानी रक्षा विभाग में, ठीक है, अर्पा नाम की एक कंपनी थी, मतलब संस्था थी, अर्पा। और इसने क्या किया? एक नेटवर्क का निर्माण किया। तो इन्होंने उसका नाम क्या रख लिया? अर्पा नेट उसका नाम रख लिया। पहले ये नेटवर्क केवल और केवल डिफेंस डिपार्टमेंट में ही काम करता था। उसके बाद में फिर एक और नेटवर्क बना जिसे एनएसएफ, एनएसएफ नेट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है नेशनल साइंस, क्या होता है? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क इसका मतलब होता है। और ये नेटवर्क बना अर्पानेट के बाद। उसके बाद फिर इंटरनेट का निर्माण हुआ। सब मिलकर के किसका निर्माण किए? इंटरनेट का निर्माण किए। इसे आप इंटर कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं, कई बार ये एग्जाम में भी आता है। तो इंटर कनेक्टेड नेटवर्क आप कह सकते हैं जो आपका इंटरनेट होता है। ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुई इंटरनेट की? अर्पानेट से शुरुआत। ये पहला नेटवर्क था दुनिया का। सेकंड क्वेश्चन को समझिए। पांचवी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है? पांचवी जनरेशन में किसका इस्तेमाल होता है? तो आपको पता है यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम जनरेशन की बात करें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो आप सब क्या जानते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन था, जो पहला जनरेशन था, इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। इसमें किसका इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद जो आपकी सेकेंड जनरेशन थी, सेकेंड जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ था? ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। थर्ड जनरेशन का अगर हम बात करें, तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ था? आईसी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। फोर्थ जनरेशन की बात करें अगर, तो फोर्थ जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ था?
VLSI। और फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ULSI प्लस AI। ठीक है, तो ये सभी जनरेशन को याद रखना है। पहले में वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसीज, फिर VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि पांचवी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ है, तो पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब दीजिएगा। कह रहा है OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। अब आपको क्या बताना है कि OSI में लेयर होती हैं कितनी। OSI मॉडल की अगर बात करें तो इसमें 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर आपकी होती हैं OSI मॉडल के अंदर। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर आपकी यहाँ पर होती हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, पहले तो ये समझना है। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, देखिए जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यह एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही है। बट सॉफ्टवेयर में भी आपको पता है टाइप होते हैं। तो किस प्रकार के ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपके होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनको आप क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में इसको रखते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस प्रकार का है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो इसमें कौन सा नहीं है, विंडोज, लिनक्स, ओरेकल, डॉस में देखेंगे तो आपका ओरेकल नहीं है, बाकी सारे हैं। विंडोज भी है, लिनक्स भी है और MS डॉस, इसका पूरा नाम क्या है, MS डॉस। इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कह रहा है SSL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SSL होता क्या है, जब भी किसी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा HTTP लगा होता है, प्रोटोकॉल है HTTP, और यहाँ पर आप देखेंगे फॉरवर्ड स्लैश ऐसे लगे होंगे। अब कोई भी वेबसाइट आपके सामने जो भी आप ओपन करेंगे वो दिखेगी, जैसे CCC-WiFi-Study.com, ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और सेम अगर सिक्योर है तो कैसा होगा, HTTPS होगा। और फिर आपका यहाँ लिखा होगा CCC-WiFi-Study.com, ऐसे लिखा होगा। तो अब जो यहाँ SSL है, इससे पता लग रहा है यहाँ S लगा है, इसका मतलब SSL की सिक्योरिटी यहाँ पे है। तो सिक्योर सॉकेट लेयर है। अब ये वेबसाइट पर देखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर सिक्योर वेबसाइट है तो उस पर आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर जो भी आपकी सेंसिटिव जानकारियाँ होती हैं वो इनक्रिप्टेड रहती हैं। ठीक है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी लगी रहती है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं। पर अगर केवल ऐसी नॉर्मल वेबसाइट है जहाँ पर ये एस नहीं लगा है तो वहाँ पर फिर वो उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता है। इसमें आप देखोगे एक छोटा सा लॉक सा बना रहता है, एक लॉक बना रहता है, तो ये सिक्योरिटी के लिए होता है। कौन सी सिक्योरिटी है, SSL की सिक्योरिटी है। अगला सवाल, EDI का मतलब क्या होता है, EDI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब दीजिएगा। EDI से आप क्या समझते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। ऐसी कौन सी एक्सटेंशन है जो कि लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। ऐसी कौन सी एक्सटेंशन है जो कि लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। ODT लिब्रे ऑफिस का राइटर है, जो एक वर्ड प्रोसेसर है उससे संबंधित है। ODS लिब्रे ऑफिस का जो कैल्क है इससे संबंधित है। ODP लिब्रे ऑफिस का जो प्रेजेंटेशन है जिसे आप इम्प्रेस के नाम से जानते हैं तो इम्प्रेस से संबंधित है। RTF ये लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है क्योंकि यह एक वर्ड पैड जो एप्लीकेशन है उसका एक्सटेंशन है।
डॉट आरटीएफ, इसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट फाइल। रिच टेक्स्ट फाइल इसको बोलते हैं। ओडीपी को क्या बोलते हैं? ओपन डॉक्यूमेंट। ओपन, पहले भी हमने कई बार आपको पढ़ाया है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट हो जाएगा और आगे स्प्रेडशीट आपको लगा देना है, स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। यहाँ ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लगा देना है, ठीक है। ओडी का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट है। तो सही जवाब कौन सा हमारा? डी होगा। वैक्यूम ट्यूब तकनीक कौन सी पीढ़ी में प्रयोग की जाती थी? अभी शुरुआत में जो पहला सवाल था, फर्स्ट सवाल पर आ जाइए। कह रहे हैं वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल की गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब के बारे में हमने आपसे बात की है। ये जो क्वेश्चन सेकंड वाला था, इसमें हमने क्या बताया? जो वैक्यूम ट्यूब था आपका, वो प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, यानी प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी आप कहेंगे। जिस पीढ़ी में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे, एक पूरा रूम के अंदर जो है कंप्यूटर आ पाता था, क्योंकि उस समय आईसी वगैरह यूज नहीं की जा रही थी। चलिए भाई, अब देखिए उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? उमंग ऐप जो है वो कितनी भाषाओं में इस्तेमाल होता है? सही जवाब देना है। उमंग ऐप जो है वो कितनी भाषाओं में काम करता है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 भाषाओं में आपका उमंग ऐप काम करता है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। दूसरा, जो उमंग ऐप है, इसमें एन का मतलब पूछता है कई बार कि उमंग ऐप में एन का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है न्यू एज। एन का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? न्यू एज से हो जाएगा। निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल वर्तमान दिनांक जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर आप देखो, ये सवाल कहाँ से पूछा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछा है, जिसे स्प्रेडशीट कहते हैं। अब वर्तमान दिनांक यानी करंट डेट, आज की जो डेट है, वर्तमान की जो दिनांक है आज की, वो मुझे किसी सेल के अंदर इंसर्ट करवानी है। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे? कंप्यूटर में हम कीबोर्ड में जाएंगे, कीबोर्ड देखेंगे और वहां पर हम कंट्रोल के साथ में ये जो की देख रहे हैं ना, ये सेमीकोलन, ये वाला की, इसको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में। ये आपके कीबोर्ड में की बना होता है, ठीक है। इसको आप जैसे ही दबाते हैं तो आपका दिनांक, जो करंट डेट होगा, वो आपका आ जाएगा, यानी वर्तमान दिनांक आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप अगर ये दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन, तो इससे करंट टाइम भी निकाल सकते हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या समय है। अगला सवाल है क्वेश्चन 11, और इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है? क्या बताना है? कौन सा ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है? जल्दी से जवाब दो, क्या होगा इसमें राइट आंसर?
चलो भाई, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या पूछा है आपसे कि कौन सा ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है। बैंकिंग, इंटरनेट सर्विसेज, ट्रांसफर मनी, और इसके अलावा ऑनलाइन रिजर्वेशन। तो इसमें जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सही जवाब आपको बताना है 11 में कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका है पहला, ई बैंकिंग। मतलब जो ई बैंकिंग में आ जाता है, बैंकिंग क्या है, वो ई बैंकिंग के अंतर्गत भी आता है। बैंकिंग जो है वो ई बैंकिंग के अंतर्गत भी आता है। जैसे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप इसका ई बैंकिंग का लाभ ले सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्यूआर कोड का मूल्यांकन अथवा स्कैन किया जाता है किसके द्वारा? कौन सा इसमें सही जवाब है? ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड का मूल्यांकन तथा अथवा स्कैन किया जाता है किसके द्वारा? तो इसके लिए कैमरा ही काम करता है भाई। किसी क्यूआर को स्कैन करना है तो क्यूआर कोड स्कैनर होगा, कोई ना कोई ऐप होगा, और उस ऐप के माध्यम से स्कैन करेंगे तो वहां पर काम कैमरा ही करेगा। अब क्योंकि कैमरा के अलावा यहाँ कोई क्यूआर स्कैनर ऐसा ऑप्शन नहीं है, सो आपको कैमरा पर ही टिक करना होगा। निम्न में से क्रिप्टोग्राफिक में सिफर टेक्स्ट क्या होता है? क्रिप्टोग्राफिक में सिफर टेक्स्ट से आप क्या समझते हैं? ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक में सिफर टेक्स्ट से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? अब देखो यहाँ पर अगर हम सिफर टेक्स्ट की बात करें तो आपका इनक्रिप्टेड वाला टेक्स्ट होता है। जो टेक्स्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, जैसे कुछ लिखा आपने बट वो इनक्रिप्टेड है, उसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो सिफर टेक्स्ट कहलाएगा। जिसको पढ़ सकते हैं वो कैसा टेक्स्ट होता है? प्लेन टेक्स्ट होता है। ये रीडेबल फॉर्म में होता है बट पढ़ा ना जा सके तो वो आपका सिफर टेक्स्ट होता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है? कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं? तो आप हार्डवेयर को छू सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? पेज ओरिएंटेशन की बात करें तो भाई दो प्रकार के होते हैं। पेज ओरिएंटेशन की बात करें, सिंपल आप ऐसे समझो, ये लिब्रे ऑफिस दिमाग से निकाल दो थोड़ी देर के लिए। आपके पास ये कोई कॉपी है जिस पे आप लिखते हैं तो उस कॉपी पे कुछ ऐसे कॉपी आपकी होती है, A4 साइज की कॉपी है तो ऐसे होगी। अब ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है, अभी आप इस पे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ऐसे, ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है। तो यही डिफॉल्ट वाला ओरिएंटेशन लगा होता है राइटर के अंदर भी, पेज ऐसा ही दिखते हैं। इसको अगर आप ऐसे रोटेट कर दो थोड़ा सा तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ऐसे लंबाई में, और अब आप ऐसे लिखेंगे। इसको बोलते हैं लैंडस्केप मोड। ये क्या होता है? लैंडस्केप मोड होता है, यानी लंबाई में चौड़ाई इसकी ज़्यादा मतलब हो गई, ठीक है, ऊंचाई कम। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से आप क्या जानते हैं? सीपीयू। इसी को तो आप कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है। अगला सवाल है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार यानी बेस कितना होता है? आधार यहाँ मतलब क्या है? बेस। इसका मतलब क्या है? बेस। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस पूछा है कितना होता है, आधार कितना होता है। अब इसको आप समझिएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का जब आपसे पूछेगा बेस कितना होता है तो कैसे लगाओगे? जितने डिजिट होंगे, इसमें दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, तो इसका बेस कितना निकलेगा? अब बोलोगे सर 2, कैसे 2 हुआ? 0 की काउंट करोगे, 1 को काउंट करोगे, 2 होंगे इसमें। अब इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बता दो। ऑक्टल का भी आपके सामने आ सकता है क्वेश्चन। तो आप क्या बताओगे? 0 से लेकर और इसमें 7 तक के डिजिट होते हैं, तो आप 0 को भी काउंट करोगे तो टोटल 8 हो जाएगा। तो इसका बेस पूछे तो 8 होगा।
फिर आपसे पूछ सकता है कि डेसिमल का कितना होता है। तो डेसिमल की बात करें तो इसमें 0 से लेकर 9 तक का होता है, और इसमें टोटल 10 हो जाएंगे, 0 को काउंट करेंगे तो इसका बेस 10 हो जाएगा। फिर कौन सा बचा है, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक के अंक तो होते ही हैं, ए से एफ तक के अल्फ़ाबेट भी होते हैं। इसका टोटल जो डिजिट बनेगा 16 बनेगा, तो इसका बेस कितना होता है, 16 होता है। अब आपके सवाल का जवाब है ऑप्शन बी, बट हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ऐसे और भी कुछ पूछ ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दो। कह रहा है gov.in किसके द्वारा उपयोग किया जाता है। जो भी वेबसाइट होती है, अक्सर आपने देखा होगा gov.in होता है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, गवर्नमेंट को करता है। यानी जो गवर्नमेंट वेबसाइट हैं उनमें gov.in मतलब इंडियन गवर्नमेंट को दिखाता है, तो ये आपका ओनली गवर्नमेंट में किया जा सकता है, यूज हो सकता है। निम्न में से लिनक्स के निर्माता कौन है। अब लिनक्स होता क्या है ये भी समझना जरूरी है नए बच्चों के लिए। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, तो आपने कहा सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे जो विंडोज हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। और ये जो लिनक्स है इसको डेवलप किसने किया है, ये भी याद रखना है। तो लिनस टॉरवाल्ड्स ने 1991 में, लिनस टॉरवाल्ड्स ने लिनक्स को डेवलप किया था। ये किस प्रकार का है, तो ये ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है, ये भी याद रखना है। कैसा होता है, ओपन सोर्स होता है। और लिनस टॉरवाल्ड्स मैंने अभी बता ही दिया आपका, यहाँ पे वही पूछ रहा था। निम्न में से डैश के अलावा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं सिवाय, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं सिवाय। तो इसमें जवाब दो क्या होगा।
ओके, तो देखो यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है निम्न में से डैश के अलावा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं यूनिक्स, एमएस डॉस, एमएस ऑफिस, मैक ओएस और लिनक्स। तो इसमें एमएस ऑफिस के अलावा बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन एमएस ऑफिस नहीं है। निम्न में से विषम को चुनिए, विषम को चुनिए मतलब जो सबसे अलग है उसको चुनिए। तो एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, आरबीआई में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो आरबीआई है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए ये अलग है, बाकी सब सेम। लिब्रे ऑफिस में मदद के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? हेल्प के लिए किस प्रकार की शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? मदद के लिए F1 होती है, तो F1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है वर्ड प्रेस एक डैश है, वर्ड प्रेस एक डैश है। अब इसमें जवाब क्या होगा, वर्ड प्रेस क्या है? ठीक है, वर्ड प्रेस एक है, तो वर्ड प्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑप्शन सी हमारा राइट है। निम्नलिखित में से ई वॉलेट का प्रकार कौन सा है? एक ई वॉलेट का प्रकार है, तो इसका जवाब क्या होगा, ई वॉलेट का प्रकार कौन सा है? ई वॉलेट का प्रकार है क्लोज्ड वॉलेट, सेमी वॉलेट, ओपन वॉलेट, सारे ही टाइप हैं, तो ऑल ऑफ दीज आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपका जवाब जो है वो डी होगा। NUUP की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म इसको बोल सकते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो उसमें वो मतलब कहाँ पर दिखेगा, जब आपके पास कोई मेल भेजेगा तो वो इनबॉक्स में आपको नजर आएगा। अगला सवाल है ओटीपी किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? ओटीपी को वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उदाहरण है। अगला सवाल है IPv4 पता की मतलब लंबाई क्या है? इसका साइज पूछ रहा है, तो 32 बिट का होता है। और यूएसएसडी का उपयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ता है? *###। फिर आपसे पूछ रहा है OLX किस प्रकार की साइट है, तो OLX जो है वो C2C में आ जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा C2C। DES का मतलब डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आप सभी इस QR को स्कैन करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी जिनको बैच लेना है तो आप फटाफट से बैच ले लीजिएगा, डिस्काउंट हमने शुरुआत में ही बताया था, जो कूपन आपको यूज़ करना है उसका यूज़ करके डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।